Welcome back friends. This is Current Affairs Funda फ्री एजुकेशन रेवोल्यूशन। करंट अफेयर्स फंडा में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई का लोगो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब एसबीआई की वैकेंसीज आ चुकी हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज हम फ्रेंड्स बात करेंगे कि एसबीआई पीओ के एग्जाम्स में क्या सिलेबस होता है, कैसे प्रिपरेशन की जाए और उसकी क्या क्या स्ट्रेटजीज होनी चाहिए। So in this video lecture we will talk about how to prepare for this exam and what are the syllabus here and what are the strategies that you can crack or conquer these exams in only 3 months. Okay, तो आज हम स्टेट बैंक से रिलेटेड जितनी भी क्यूरीज हैं वो सारी यहाँ डिस्कस करेंगे और इस वीडियो के एंड में अगर आपकी कोई क्यूरी रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट करिए और हमारी टीम आपको रिप्लाई करेगी। फाइन, तो ये लेक्चर आपके लिए करंट अफेयर्स फंडा के द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है और इसमें हम सारी की सारी स्टेट बैंक के पीओ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आज हम डिस्कस करने वाले हैं। फाइन, सो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल द टैगलाइन ऑफ द बैंक इज द बैंकर टू एवरी इंडियन, दिस इज ड्रीम जॉब। हर एक के लिए एक जस्ट लाइक अ ड्रीम जॉब ये होती है और इस बार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 2200 वैकेंसीज इशू की हैं। इन एससी सेक्शन 351, एसटी में 231 हैं, ओबीसी में 590 हैं और जनरल में फर्स्ट टाइम 1028। ये मतलब बहुत सारी वैकेंसीज मानी जाएंगी क्योंकि इससे पहले अभी जब एसबीआई 2015 आया था तो उसमें 1700 वैकेंसी थी, केवल 1700 कुछ, लेकिन अब ये 500 वैकेंसीज बढ़ के आई हैं। मतलब कि सक्सेस रेट थोड़ा सा इन्होंने बढ़ाया है ग्राफ रिक्रूट करने का। ठीक है, तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की बात की जाए, फ्यू इंपॉर्टेंट डेट्स आर देयर। 4 मई से स्टार्ट हो चुका है और 24 मई तक ये चलने वाला है फॉर्म भरने का सिस्टम और इसमें पेमेंट करने की डेट भी आपकी 4 मई से लेकर 24 मई तक है। ठीक है, उसके बाद जो कॉल लेटर्स आप डाउनलोड करेंगे प्रीलिम्स एग्जाम्स के लिए, ठीक है, वो आपके होंगे 14 जून। ठीक है, 14 जून से लेकर आप अपने प्रीलिम्स के कॉल लेटर्स डाउनलोड कर सकते हैं और ऑनलाइन एग्जामिनेशन की जो डेट रखी गई है प्रीलिम्स की वो 2nd, 3rd, 9th, 10th जुलाई रखी गई है। ठीक है, 2, 3, 9 और 10 मतलब कि 4 डेट में एग्जाम्स होने वाला है। तो फ्रेंड्स आप सोच सकते हैं कि इस एग्जाम्स के लिए अप्रॉक्स 70 lakhs 50 to 70 lakhs पीपल अप्लाई करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा टफ होने वाला है। उसका रीजन ये है क्योंकि एसबीआई ने कहा है कि जो लोग अपीयरिंग कैंडिडेट्स हैं वो भी इस पेपर में एग्जाम्स में एलिजिबल हैं। ठीक है, तो जो प्रीलिम्स का डेट है वो ये एग्जाम्स का डेट है और इसका जो रिजल्ट आने वाला है प्रीलिम्स का वो आएगा 18/7/2016, मतलब कि 18 जुलाई को आपका प्रीलिम्स का रिजल्ट भी आ जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो लोग प्रीलिम्स में क्वालिफाई होंगे उनका मेंस एग्जाम लिया जाएगा। एसबीआई उनका मेंस एग्जाम लेगा 21/7/2016 से आप उसके लिए कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हैं जो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स होंगे। ठीक है, तो 21 जुलाई से लेकर मेंस के कॉल लेटर स्टार्ट होंगे और जो मेंस का एग्जाम है वो 31 जुलाई को डेट है। ठीक है, और जो रिजल्ट आएगा मेंस का वो आएगा 16 अगस्त को। 16 अगस्त को मेंस का रिजल्ट आ जाएगा। इसके बाद में 22 अगस्त से डाउनलोड कॉल लेटर्स आप कर सकते हैं इंटरव्यू के लिए। जो लोग मेंस क्वालिफाई करेंगे उनके लिए फर्दर इंटरव्यू। उसके बाद में फ्रेंड्स जो जीडी का प्रोसेस है, ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू, ये हमारा 1 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और जो डिक्लेरेशन है फाइनल रिजल्ट्स की वो हमारी 30 सितंबर को आएगी। इसका मतलब जो फाइनल लिस्ट आएगी सक्सेसफुल कैंडिडेट्स की वो 30 सितंबर को आएगी और इस दिन आप पीओ बन सकते हैं। मतलब कि अभी आपके पास टाइम है 3 मंथ्स, मतलब कि 90 दिन 90 डेज अगर हम आज की डेट से बात करें तो। और इन 90 डेज में आपको ये बड़े एग्जाम्स को क्वालिफाई करना है और इसके लिए प्रिपरेशन अपनी स्ट्रेटजी बनानी है। तो आज हम यही डिस्कस करेंगे कि कैसे एग्जाम्स में स्ट्रेटजी बनाई जाए जिससे इसको आसानी से, इसमें क्या पढ़ना है, पढ़ना आपको है, बस मुझे जस्ट आपको बताना है राइट गाइडेंस। फाइन, सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा, जो लोग एससी और एसटी के कैंडिडेट्स हैं
उनके लिए प्री एग्जामिनेशन कॉल लेटर्स की जो डेट है वो 13 जून 2016 से स्टार्ट हो जाएंगी प्रीलिम्स की, और प्री एग्जाम्स की जो ट्रेनिंग है वो 20 जून से लेकर 25 जून तक चलेगी डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में। जैसे दिल्ली में, दिल्ली की अगर हम बात की जाए तो दिल्ली में होती है ये महिंद्रा कोचिंग्स में और कैरियर पावर में। ये कोचिंग है, ये प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग कराती हैं। ये स्टेट बैंक की तरफ से केवल इन स्टूडेंट्स को दी जाती हैं, एससी और एसटी को। ठीक है, अब हम फ्रेंड्स बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन से लोग हैं वो इस एग्जाम्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपकी जो एज लिमिट है वो 1/4/2016, मतलब कि 1 अप्रैल 2016 को 21 साल कम से कम होनी चाहिए और अधिक से अधिक 30 साल से ऊपर आप नहीं होने चाहिए। ठीक है, 1/4/2016 को, मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि जिनकी डेट ऑफ बर्थ 2 अप्रैल 1986 है और 1 अप्रैल 1995 है, वो दोनों के दोनों लोग, जो लोग इस डेट के बीच में आते हैं वो फॉर्म को फिल कर सकते हैं। फाइन, दोज स्टूडेंट्स हु बिलोंग्स इन बिटवीन 2nd of April 1986 एंड इन बिटवीन 1st of April 1995 दे कैन एडमिट इन दिस एग्जाम्स, वो इस एग्जाम्स में आ सकते हैं। रिलैक्सेशन की बात की जाए तो कुछ एज लिमिट का क्राइटेरिया रिलैक्सेशन में आता है। एससी और एसटी जो है उनको 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। अदर बैकवर्ड्स की बात की जाए उनको 3 साल का है रिलैक्सेशन। और पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, मतलब कि जो लोग विकलांग हैं, फिजिकली चैलेंज्ड हैं, अगर एससी और एसटी हैं तो उनके लिए 15 साल का है। और पीडब्ल्यूडी ओबीसी में आते हैं, मतलब कि जो डिसेबल्ड पीपल हैं ओबीसी के, उनको 13 साल है। और जो जनरल कैंडिडेट्स हैं उनको 10 साल का यहां पर रिलैक्सेशन दिया गया है। ओके, क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो कौन से लोग यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने ग्रेजुएशन किसी भी यूनिवर्सिटी से किया है, चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो या वो स्टेट यूनिवर्सिटी हो, तो आप वहां से अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। मतलब कि इसेंशियल एकेडमिक क्वालिफिकेशन एज ऑन 31 अगस्त 2016, मतलब कि 31 अगस्त से पहले पहले आपका रिजल्ट डिक्लेयर होना चाहिए ग्रेजुएशन का। कंप्लीट अपीयरिंग कैंडिडेट, अगर आपका 31 के बाद रिजल्ट आता है तो आप इस फॉर्म को भर नहीं सकते, फिर आप इसके लिए डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे। ग्रेजुएशन आपने किसी भी डिसिप्लिन में किया हो, किसी भी रिकॉग्नाइज, लेकिन वो रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज एज सच बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। कुछ लोग कहते हैं कि सर हमने इग्नो से पास आउट किया है ग्रेजुएशन, क्या हम फॉर्म फिल कर सकते हैं? बिल्कुल आप फिल कर सकते हैं। ठीक है, जो लोग फाइनल ईयर में हैं, उनका फाइनल सेमेस्टर चल रहा है, तो वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं प्रोविजनली, लेकिन उनका जो रिजल्ट है वो 31/8/2016 से पहले आ जाना चाहिए। ठीक है, और यहां पर चार्टेड अकाउंटेंट्स जो हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स एग्जामिनेशन पैटर्न की, कि एग्जामिनेशन पैटर्न बेसिकली है क्या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पीओ के रिक्रूटमेंट का। पीओ में क्या एग्जामिनेशन पैटर्न, तो सबसे पहले आपको पता होगा ऑनलाइन एग्जाम्स होता है, जिसमें आपको एक कंप्यूटर दिया जाता है और उसमें आपको वहां पर आपको टेस्ट देना होता है सेंटर पर जाकर, जो एसबीआई डिसाइड करेगा। उसके बाद में प्रीलिम्स का टेस्ट होता है 100 मार्क्स का। ठीक है, प्रीलिम्स जो है वो 100 मार्क्स होगा, 1 घंटे का समय दिया जाएगा, 1 आवर ओनली। मेंस का जो टेस्ट होगा वो 200 मार्क्स का होगा एंड 50 डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा, मतलब कि मेंस में आपका 200 नंबर का तो मेंस होगा, उसके बाद 50 नंबर का क्या होगा, आपका डिस्क्रिप्टिव का टेस्ट होगा। ठीक है, और जीडी और इंटरव्यू जो है ये आपके 25 मार्क्स के होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रीलिम्स में आपका क्या क्या पूछा जाता है। प्रीलिम्स में आपके 3 पार्ट होंगे, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। फर्स्ट पार्ट में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पूछा जाएगा 35 मार्क्स का, और रीजनिंग आएगी आपकी 35 नंबर की, और जनरल इंग्लिश आपकी आएगी 30 नंबर की। टोटल आपके 100 क्वेश्चंस होंगे, 100 मार्क्स के होंगे, और इसके लिए टाइम लिमिट जो है वो 1 और 1 घंटे, मतलब कि 60 मिनट में आपको ये पेपर के लिए बनाना होगा क्वेश्चंस। ठीक है,
नेक्स्ट अब हम बात करते हैं फेज 2 में क्या क्या करना है। फेज 2 होगा जिन लोगों का प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएगा उनका मेंस एग्जाम फर्दर होगा। और मेंस एग्जाम्स जो है बेसिकली उसमें दो पार्ट है, आपका ऑब्जेक्टिव है और डिस्क्रिप्टिव है। ठीक है, दोनों के दोनों ऑनलाइन होंगे, ऑब्जेक्टिव टेस्ट भी ऑनलाइन होगा और डिस्क्रिप्टिव भी ऑनलाइन होगा। देखिए 200 नंबर का तो आपका ऑनलाइन होगा और 50 नंबर का क्या होगा, आपका डिस्क्रिप्टिव होगा। ठीक है, दोनों के दोनों टेस्ट ऑनलाइन कंडक्ट होंगे। फॉर डिस्क्रिप्टिव टेस्ट अ कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू आंसर बाय टाइपिंग ऑन द कंप्यूटर। जो भी कैंडिडेट डिस्क्रिप्टिव टेस्ट देंगे वो टाइप करेंगे कंप्यूटर पर और अपने ऐसे वगैरह वहां पर सेव करेंगे। एंड डिस्क्रिप्टिव टेस्ट वुड बिगिन इमीडिएटली आफ्टर द ऑब्जेक्टिव टेस्ट। जैसे ही ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा उसके जस्ट बाद में आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट उसी दिन सेम डे हो जाएगा। The examination pattern of the objective and descriptive test is as follows। जो ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है वो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं। ऑब्जेक्टिव टेस्ट की अगर हम बात की जाए तो वहां पर 3 घंटे का आपको समय दिया गया है और वहां पर 4 आपके सेक्शंस हैं और 200 नंबर का पेपर होगा। ठीक है, और पहली बार सेपरेट टाइमिंग्स रखी गई है। यहाँ पर हर एक सेक्शन के लिए अलग से एसबीआई ने टाइमिंग डिसाइड की है। तो आइए अब हम बात करते हैं फेज 2 मतलब कि मेंस एग्जाम्स में क्या टाइमिंग्स है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड की। रीजनिंग के साथ में कंप्यूटर को रखा गया है और यहाँ पर 45 क्वेश्चंस होंगे आपके और ये टोटल टाइम जो है वो 60 मिनट का आपको दिया, 60 मार्क्स के होंगे, 45 क्वेश्चन 60 नंबर के और टोटल टाइम जो है वो आपको 60 मिनट यहाँ पर दिया जाएगा। डीआई की बात की जाए तो वहां पर 35 क्वेश्चंस होंगे और ये 60 नंबर के होंगे और यहाँ पर टाइम जो है वो आपको 45 मिनट दिया जाएगा। जनरल अवेयरनेस सेक्शन की बात की जाए तो इसमें स्पेशली इकोनॉमी और बैंकिंग सेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, प्लस इसके साथ में आपका मार्केटिंग एप्टीट्यूड भी होगा, मार्केटिंग के क्वेश्चंस भी होंगे। तो ये टोटल क्वेश्चंस आएंगे 40 और 40 नंबर के होंगे और टाइम आपको दिया जाएगा 35 मिनट। इंग्लिश की बात की जाए तो आपके 35 क्वेश्चंस आएंगे, 40 नंबर के होंगे और टाइम आपको 40 मिनट का दिया जाएगा। मतलब कि यहां पर टाइम जो है वो इनफ है, मोर देन इनफ टाइम है। लेकिन आपको करना क्या है, सिलेक्शन करना है केवल उन क्वेश्चंस का जिन क्वेश्चंस को आप सबसे पहले आसानी से बना सकते हैं। अगर आप रीजनिंग बनाने को बैठे तो आप रीजनिंग में पहले वो क्वेश्चंस करिए जिन पे आपकी अच्छी कमांड है, जिनको आप श्योर शॉर्ट कर सकते हैं, और कंप्यूटर के आप वही क्वेश्चन करिए जिनको आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर मालूम है। तो ये आपके सेक्शन वाइज मार्क्स हैं और टाइम ड्यूरेशन है वो भी सेक्शन वाइज है। एक चीज मैं आपको यहां बताना चाहूंगा, अगर आपकी स्क्रीन पर डेटा इंटरप्रिटेशन का सेक्शन आया हुआ है तो आपको पूरे 45 मिनट में उस सेक्शन को यहां पर देना ही देना है। ऐसा नहीं आप कर सकते कि आपने 25 मिनट डीआई बनाया और फिर आपने कहा कि अब हम 20 मिनट डीआई का जो टाइम बचा हुआ है उसको हम बाद में यूज कर लेंगे। ऐसा नहीं कर सकते। एक सेक्शन जब तक आप बिगिन करेंगे वो कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक आप उससे बाहर नहीं जा पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स डिस्क्रिप्टिव टेस्ट की, कि डिस्क्रिप्टिव टेस्ट बेसिकली होगा क्या। ये 30 मिनट का एक टेस्ट होगा जिसमें 50 नंबर के आपका क्वेश्चंस होंगे, 50 मार्क्स के होंगे और यहां पर लेटर राइटिंग होगा, ऐसे होगा और आपको प्रेसी राइटिंग्स लिखनी होंगी। ठीक है, लेटर, एसेज एंड प्रेसी ये आपको वहां पर लिखने होंगे। इसके बाद में इसमें आपको मिनिमम सिक्योरिंग मार्क्स भी लाने होंगे। जो मिनिमम मार्क्स बैंक डिसाइड करेगा वो मार्क्स आपको डिस्क्रिप्टिव में लाने होंगे। और डिस्क्रिप्टिव फ्रेंड्स उन्हीं स्टूडेंट्स का चेक होगा जिनका ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्लियर होगा, केवल उनका ही डिस्क्रिप्टिव का एग्जाम चेक होगा। अगर आप ऑब्जेक्टिव टेस्ट में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं ला पाए, MQM मतलब कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, तो आपका डिस्क्रिप्टिव जो है वो टेस्ट चेक नहीं होगा। केवल ऑब्जेक्टिव के आपको मार्क्स फाइनल बाद में दिखाई देंगे जब सारे रिजल्ट्स आ जाएंगे। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव जिसका पास होगा उसका ही डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी चेक होगा। पेनाल्टी की बात की जाए तो 1/4 आपके प्रीलिम्स में और 1/4 ही मेंस में काटे जाएंगे। मतलब कि अगर आपने एक क्वेश्चन गलत किया है तो आपकी पेनल्टी 0.25 मार्क्स की कटेगी। ठीक है, तो नेगेटिव का बहुत ध्यान रखना है।
फिर हम फेज थर्ड की बात करते हैं। फेज थर्ड में ग्रुप डिस्कशन है 20 नंबर का, और इंटरव्यूज है वो 30 नंबर का है। टोटल है वो हमारा 50 मार्क्स का है। ठीक है, जो जीडी है और इंटरव्यू है ये दोनों के दोनों 20 और 30 मार्क्स के हैं। टोटल आपका 50 मार्क्स का है। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहां पर जो मैंने जीडी और इंटरव्यू लिखा है, यहां पर आप इसको 50 मार्क्स कर लीजिएगा। ठीक है, जीडी और इंटरव्यू आपका 50 मार्क्स का ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं फाइनल सिलेक्शन की, कि फाइनल सिलेक्शन के लिए आपको क्या करना होगा। जो भी आपके मार्क्स प्रीलिम्स में आए होंगे वो आपके फाइनल सिलेक्शन में ऐड नहीं होंगे। केवल आपके फेज 2 मतलब कि जो मेंस में आपने मार्क्स आए होंगे वो ऐड होंगे ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में। उसके बाद में आपके जो थर्ड में आपका जीडी और पर्सनल इंटरव्यू होगा उसके मार्क्स ऐड हुए होंगे। जैसे कि आपका ऑब्जेक्टिव 200 का था और 50 नंबर का डिस्क्रिप्टिव था, तो 250 नंबर को कन्वर्ट किया जाएगा 75 मार्क्स में, और ये जो 50 नंबर के बाद में जीडी और पीआई होगा इसको 25 नंबर में कन्वर्ट किया जाएगा। तो टोटल आपकी 100 नंबर्स में से टोटल 100 मार्क्स आपके बन जाएंगे। जैसे कि देखिए आपने 200 नंबर का मेंस दिया और 50 का यहां पर डिस्क्रिप्टिव दिया, तो इसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा 75 नंबर में, और वहां पर आप 50 नंबर का जीडी और इंटरव्यू देके आएंगे, इसको 25 में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो टोटल आपका कितना बना 100 मार्क्स का। ये जो आपकी कट ऑफ आएगी वो आपकी 100 मार्क्स के ऊपर बनेगी। लेकिन कट ऑफ का प्रिडिक्शन यहां हम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि कट ऑफ हमेशा पेपर की डिफिकल्टी लेवल पर डिपेंड करती है। पेपर की डिफिकल्टी लेवल क्या है, तो अगर पेपर का डिफिकल्टी लेवल बहुत अच्छा है तो कट ऑफ नीचे जाती है, पेपर इजी आता है तो कट ऑफ ऊपर जाती है। ठीक है, तो अल्टीमेटली जब फाइनल रिजल्ट आपका आएगा, सारे फेज आपके क्लियर होंगे, उसके बाद में 100 में से आपको मार्क्स मिलेंगे, और फाइनल रिजल्ट्स में जो लोग जीडी और इंटरव्यू दोनों में क्वालिफाई होंगे, मतलब टोटल मेरिट के अकॉर्डिंग फाइनली सिलेक्टेड का रिजल्ट जो है वो बैंकिंग की वेबसाइट पर दिखाया जाएगा, और ये एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर, रोजगार समाचार पत्र और बैंक की वेबसाइट पर आपको दिखाई दिया जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा फाइनल सिलेक्शन का प्रोसीजर। अब हम फ्रेंड्स कुछ बात करते हैं एप्लीकेशन की फी कितनी है। तो एससी, एसटी और जो लोग फिजिकली चैलेंज्ड हैं उनके लिए केवल 100 रुपीज का चार्ज है, और जो लोग जनरल हैं, ओबीसी हैं, उनके लिए 600 रुपए फीस का चार्ज है। तो आप यहां पर ध्यान रखिए, कम से कम 50 लैक्स प्लस स्टूडेंट्स यहां पर अपीयर होंगे। कंपटीशन बहुत टफ है, लेकिन इन 50 लैक्स की बात की जाए तो इसमें से कोचिंग करने वाले लोग कितने हैं, वो है अप्रॉक्स 2 to 5 लैक्स। ठीक है, और इसमें से कोचिंग में से कुछ लोग ड्यूअल प्रिपरेशन कर रहे हैं, मतलब कि बैंकिंग, एसएससी। तो कुल टोटल अगर मैं आपको बताऊं तो आप 1 लाख के बीच में अपना कंपटीशन मानिए, और इस 1 लाख में से जो स्मार्ट स्टडी करेगा केवल उसका ही सिलेक्शन होगा। ठीक है, आप बिल्कुल इस चीज से परेशान मत होइए कि आप ऑनलाइन चीजें समझ रहे हैं तो क्या आप कंपटीशन में पीछे हैं। इस समय आप इंटरनेट का यूज बहुत ज्यादा करिए, इंटरनेट पर नए नए आर्टिकल्स पढ़िए, और न्यूज़पेपर्स को पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए आज से। न्यूज़पेपर्स का मैं आपको रिकमेंड यही करूंगा कि आप इंडियन एक्सप्रेस का ऑनलाइन न्यूज़पेपर आता है उसको पढ़िए, या फिर द हिंदू का ऑनलाइन न्यूज़पेपर लीजिए। क्यों? क्योंकि आपके इंग्लिश का पेपर ऑनलाइन होगा, वहां पर आपको ऑनलाइन रीडिंग करनी है, तो आप ऑनलाइन में जितने अच्छे हो जाएंगे उतना अच्छा आपका यहाँ पर सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट फ्रेंड्स, सैलरी की बात की जाए तो सैलरी अगर हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई की बात करते हैं तो सैलरी आपको सबसे ज्यादा दी जाती है। पीओ की बात की जाए, अगर आप पीएनबी में पीओ जाते हैं तो आपकी सैलरी उतनी नहीं होती जितनी यहाँ पर एसबीआई में होती है। तो टोटल आपको 7.55 लाख से लेकर 12.93 मतलब कि 8 लाख से लेकर 13 लाख के बीच में आपका पैकेज डिसाइड होगा पर एनम का, और ये आपको डिपेंड करता है कि किस सिटी में आप रह रहे हैं। अगर आप मुंबई में रह रहे हैं पीओ बनकर तो आपको अच्छा पैकेज मिलेगा, मतलब कि 10 to 12 के अराउंड में। ठीक है, तो सैलरी होगी 27,620 रुपए विथ 4 एडवांस इंक्रीमेंट के साथ में। पे स्केल है 23,700 से लेकर 980 का,
और ये हमारा पे स्केल रहा। और जो ग्रेड होगा आपका वो जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 1 आपका ये ग्रेड यहाँ पर दिया जाएगा। ठीक है। अलाउंसेस की बात की जाए तो आपको डीए, एचआर ए और लीज रेंटल ये सारे अलाउंसेस मिलेंगे। टोटल अलाउंसेस की बात की जाए तो आपका अप्रॉक्स पैकेज जो है वो 8 लाख के अराउंड में पहुंच जाएगा। ठीक है। और कुछ अदर बात की जाए तो यहाँ पर एसबीआई के बहुत सारे नए प्लान्स और कंपनसेशन मिलते हैं आपको, वो भी आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। अब फ्रेंड्स कैरियर पाथ की बात की जाए, ग्रोथ की, तो सबसे पहले आपका 2 साल का प्रोबेशन पीरियड होगा। प्रोबेशन पीरियड में आपकी टोटल जो भी आपकी एक्टिविटीज होंगी और आपकी परफॉर्मेंस होगी उसको एनालाइज किया जाएगा। ठीक है। उसके बाद में आपका स्क्रीनिंग प्रोसेस होगा। स्क्रीनिंग प्रोसेस में जो लोग सेलेक्ट होंगे उनको ऑफिसर मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 2 या फिर ऑफिसर जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 1 की पोस्ट दी जाएगी उनकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग। और इसमें आपका टर्मिनेशन भी हो सकता है। अगर आपकी अनसेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस होती है, डिससेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस है, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, देन यू कैन टर्मिनेट, आप टर्मिनेट भी हो सकते हैं इस प्रोसेस से। अब्रॉड जाने के लिए, विदेश जाने के लिए भी आपको अपॉर्चुनिटीज दी जाएंगी और प्रमोशंस तो एसबीआई में होते ही रहते हैं। तो अल्टीमेटली कैरियर ग्रोथ जो है, अगर आप अभी यहां पर हैं तो एसबीआई में जाने के बाद आप यहां पर आ सकते हैं। इसके बाद में फ्रेंड्स अगर मैं प्रमोशन की बात की जाए तो स्केल 7 तक आप एज अ पीओ का प्रमोशन हो सकता है, लेकिन ये सब आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता है। स्केल 7 तक जाते जाते बंदा रिटायर्ड हो जाता है, लेकिन अगर आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है तो आप स्केल 7 तक टॉप लेवल मैनेजमेंट तक जा सकते हैं एक पीओ बनने के बाद। नेक्स्ट अब बात करते हैं सिलेबस की कि आपको सिलेबस में क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो मैं यहां पर कुछ कोर टॉपिक्स के नाम यहां पर बताऊंगा, उनके मार्क्स नहीं लिखूंगा कि कितने आएंगे कितने नहीं आएंगे। अगर आपके टॉपिक कवर बहुत अच्छे हैं आपको ये जरूर बताऊंगा कि कहां से वेटेज बहुत ज्यादा आएगा। तो आइए सिलेबस की बात करते हैं। सबसे पहले अगर रीजनिंग की बात की जाए तो लॉजिकल रीजनिंग तो स्टेट बैंक में अच्छे से पूछी ही जाती है। सिलोगिज्म भी लॉजिकल रीजनिंग का ही पार्ट होता है। यहां से 5 क्वेश्चन आपके सर्टेन बनते हैं। तो मैं जिस चीज पर हैश बना दे रहा हूं आप इन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से करिए। लॉजिकल रीजनिंग में सब कुछ लॉजिकल होता है, उसको भी आपको पढ़ना है, उससे यह पता चलता है कि आपका लेवल कितना है। ब्लड रिलेशन भी लॉजिकल का ही पार्ट है। जैसे पूछा जाता है कि मेरे पापा की नानी के दादा के, इस तरीके से जो रिलेशंस बनते हैं वो ब्लड रिलेशंस में आते हैं। और यहां से क्वेश्चंस भी पजल की फॉर्मेट में बनने की संभावना है। 5 क्वेश्चंस आते हैं या तो 1 से 2 क्वेश्चन आपके आते हैं। इनपुट आउटपुट ये सबसे खतरनाक पार्ट होता है और यहां से 5 मार्क्स आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। अल्फाबेट सीरीज या तो 0 आएंगी या तो आपकी 2 आएंगी। रैंकिंग डायरेक्शन अल्फाबेट टेस्ट यहां से 2 नंबर आपके आ सकते हैं। डेटा सफिशिएंसी के 5 क्वेश्चन आपके 100% आएंगे। कोडेड इनइक्वालिटीज या तो आएंगी, अगर आएंगी तो 5 नंबर की ही आएंगी। सिटिंग अरेंजमेंट, पजल्स और टेबुलेशन ये जो पोर्शन है ये कोर पार्ट है और ये आपका कम से कम 20 नंबर का आ सकता है। अगर आप ये लास्ट के पोर्शन को बना लेते हैं तो आप रेस में टॉप पर पहुंच जाएंगे। लेकिन आपको सबसे पहले क्या करना है, सेलॉक्स बनाना है, क्योंकि आप इसको आसानी से बना सकते हैं। ब्लड रिलेशन आया है उसको बना लीजिएगा। इनपुट आउटपुट ट्राई कर सकते हैं और कोडेड इनइक्वालिटीज ट्राई कर सकते हैं। इनको बनाने के बाद ही आप सिटिंग अरेंजमेंट देखिए। अगर आप बहुत अच्छे हैं सिटिंग अरेंजमेंट में तो आप सबसे पहले इसको उठा सकते हैं, क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा है कि आप इसको बना सकते हैं। लेकिन वेटेज जो है वो सबसे ज्यादा यहां पर इसका ही रहेगा और कुछ मिसेलनियस आपके 5 क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है। तो बेसिक जो मोटा मोटा सिलेबस है वो हमारा यही रहेगा। सेकेंड बात की जाए फ्रेंड्स इंग्लिश की, एक चीज मैं आपको और बता दूं, प्रीलिम्स के एग्जाम्स में भी यही सारे टॉपिक पूछे जाते हैं। तो ये मैंने जो आपको मेंस में बताया है, मेंस में टॉपिक्स जो हैं वो जरूर मोटे मोटे पूछे जाएंगे, लेकिन प्रीलिम्स में आपके ब्लड रिलेशन जरूर आता है। प्रीलिम्स में इनपुट आउटपुट छोटा सा पूछ लिया जाता है। अल्फाबेट सीरीज से 5 क्वेश्चन आएंगे।
रैंकिंग से आपके क्वेश्चंस जरूर आते हैं, डेटा सफिशिएंसी से क्वेश्चन आ सकते हैं, पॉसिबिलिटी है, कोडेड इनइक्वालिटी से आ सकते हैं, और एक छोटी सी आपकी पजल यहां पर 5 से 10 नंबर की छोटी पजल होगी, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगी, लेकिन सिलॉक्स के 5 नंबर के क्वेश्चंस आपके जरूर आएंगे। तो यही हमारा प्रीलिम्स का सिलेबस है, यही मेंस का है, लेकिन क्वेश्चन की लेवल जो है डिफिकल्टी लेवल है। प्रीलिम्स में थोड़ा सा लेवल जो है वो इजी आ जाएगा, और जो मेंस एग्जाम्स हो गए उसमें लेवल जो है वो डिफिकल्ट होगा। ठीक है, अगर आप इस मेंस के एग्जाम्स के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करेंगे, सारे टॉपिक्स अच्छे बनाएंगे, बड़े लेवल के बनाएंगे, तो आप प्रीलिम्स को ऐसे ही क्वालिफाई कर लेंगे। यही बात की जाए रीडिंग कंप्रेहेंशन, इंग्लिश में आपका पूछा ही पूछा जाता है, और क्लॉज टेस्ट आपका पूछा जाता है, फिल इन द ब्लैंक्स पूछे जाएंगे, एरर स्पॉटिंग्स आपसे पूछे जाएंगे यहां पर, और फ्रेंड्स साथ ही साथ में आपके पैराग्राफ से क्वेश्चंस जरूर आते हैं कंप्लीट करने को और सेंटेंस को करेक्ट करने को, तो यहां से आपके 5 नंबर आएंगे, और पैरा जंबल्स 5 नंबर, और मिसलेनियस आपके 5 मार्क्स के। तो टोटल टॉपिक की बात की जाए तो टॉपिक हमारा यही है, ये सारे टॉपिक्स हैं। आप अब एक चीज पूछेंगे कि क्या सर ग्रामर जरूरी है एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए? मैं कहूंगा बिल्कुल नहीं। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है इंग्लिश की, अगर आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो आप कंप्रेहेंशन 10 नंबर की आती है, इसको आराम से बना सकते हैं। क्लॉज टेस्ट 10 नंबर का आएगा, इसको विदाउट ग्रामर आप आराम से बना सकते हैं। और फिल इन द ब्लैंक्स ये भी आपके ग्रामेटिकल नहीं है, वोकैबुलरी बेस्ड होते हैं, वोकैब बेस्ड, तो आप इसको आराम से बना सकते हैं। एरर और सेंटेंस करेक्शन करने के लिए आपको ग्रामर की जरूरत पड़ेगी। अगर आप ग्रामर में बहुत अच्छे नहीं हैं तो आप न्यूज़पेपर डेली पढ़िए, आपकी इंग्लिश फ्लुएंसी बहुत अच्छी है तो आप यहां से ये चीजें बना सकते हैं। ठीक है, पैरा जंबल्स आप बहुत आराम से बना सकते हैं विदाउट नोइंग ग्रामर, ग्रामर के बगैर जाने हुए भी। ठीक है, अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की। तो यहां पर मैं 2 कैटेगरीज बनाऊंगा। पहले मैं यहां पर मेंस के टॉपिक्स में आपको केवल डीआई आएगी, ओनली देयर विल बी डीआई, और डीआई सिर्फ डीआई, केवल आपकी डीआई ही मेंस में पूछी जाएगी। लेकिन अगर मैं प्रीलिम्स की बात की जाए तो प्रीलिम्स में आपके जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के टॉपिक हैं वो जरूर पूछे जाएंगे, जैसे कि सिंप्लीफिकेशन पूछा जा सकता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जहां से क्वेश्चंस जरूर आएंगे। और अगर मैं बात की जाए तो परसेंटेज, रेशियो और एवरेज, यहां से 1 से 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। सिंप्लीफिकेशन के आपके 5 क्वेश्चन आएंगे। और बात की जाए पार्टनरशिप, टाइम एंड वर्क, यहां से आपके क्वेश्चंस बनेंगे, और पाइप एंड सिस्टर्न्स। ठीक है, तो ये हमारे हैं टॉपिक इंपॉर्टेंट, पाइप एंड सिस्टर्न्स। ठीक है, पानी और टंकी के क्वेश्चंस जो बनते हैं वो बन सकते हैं। और प्रॉफिट एंड लॉस से 1 से 2 क्वेश्चन जरूर आपके आएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस, और इसके साथ में एसआई और सीआई, ये आपको प्रिपेयर और करना है। एसआई सीआई से भी क्वेश्चंस यहां पर बनेंगे। फ्रेंड्स इसके साथ में आपके क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन में आपका अप्रोक्सीमेशन का पार्ट भी डाल दिया जा सकता है। ठीक है, एक टॉपिक आपका बनता है, देखिए मेंस में जब ये टॉपिक नहीं आ रहे हैं तो प्रीलिम्स में आपका इनइक्वालिटीज, ठीक है, जिसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बोलते हैं, जरूर से जरूर आपकी 5 नंबर की आएगी, आप इसको तैयार कर लीजिए। सीरीज, नंबर सीरीज 5 नंबर 100% आपके आएंगे। ठीक है, और साथ में प्रोबेबिलिटी आपकी आ सकती है। तो ये तो रहे बड़े बड़े टॉपिक। अगर आप इन सारे टॉपिक को कन्वर्ट कर लेते हैं और साथ में आपकी प्रीलिम्स में 1 या 2 छोटी सी डीआई आएंगी इजी वाली, ठीक है, जिनको आप आसानी से बना सकते हैं। तो अगर आपने इतने टॉपिक क्लियर कर लिए तो आप कम से कम 25 से लेकर 30 मार्क्स तक हर हालत में ले आएंगे, अगर आपके इन टॉपिक्स पर पकड़ बहुत अच्छी है तब। ठीक है, अब हम बात करते हैं मेंस में डीआई कैसे पूछी जाएगी।
देखिए मेंस में आपकी टेबल डीआई आपको पढ़नी है, बार चार्ट आपको पढ़ना है और पाई चार्ट पढ़ने हैं और उसके बाद में लाइन ग्राफ पढ़ने हैं। इन सबको कंबाइन करके मिक्स डीआई एग्जाम्स में पूछी जाएगी और ये लगभग आपके 5 से 6 सेट आएंगे 5-5 नंबर के, और साथ में केसलेट डीआई भी होगी। केसलेट डीआई वो डीआई होती है जिसमें थ्योरी की फॉर्मेशन में आपको थ्योरी की फॉर्म में पूरा डेटा दिया होता है। जैसे कहा जाए देयर आर 100 स्टूडेंट्स इन अ क्लास आउट ऑफ विच 10 बिलोंग्स टू मैथमेटिक्स सेक्शन, 20% बिलोंग्स टू इंग्लिश सेक्शन। तो इसमें से जो हम बैंड डायग्राम बनाकर डीआई सॉल्व करते हैं वो केसलेट डीआई का ही पार्ट होती है। तो देखिए हमें अगर बेसिक्स बहुत क्लियर है, सबसे पहले आप स्टार्ट करिए टेबल डीआई को अच्छे से अंडरस्टैंड करना कि टेबल को कैसे पढ़ना है, बार चार्ट को कैसे पढ़ना है, पाई चार्ट को कैसे पढ़ना है, लाइन को कैसे पढ़ना है। और रडार चार्ट का मतलब होता है, एक डीआई आपने देखी होगी वो मकड़ी के जाले जैसी जो डीआई बनी हुई है, ऐसी वाली डीआई जिसके अंदर मकड़ी के जाले बने हुए होते हैं, ठीक है, ये वाली डीआई जो एक आती है एग्जाम्स में, तो वो डीआई भी आ सकती है। मैं सारी की सारी डीआई आपको कन्वर्ट यहां पर सिखाऊंगा बनाकर। पहले मैं बेसिक से स्ट्रॉन्ग स्टार्ट कर चुका हूं, टेबल डीआई का नंबर चल रहा है अभी, और धीरे धीरे आते तक कम से कम 30 सेट आपके डेटा इंटरप्रिटेशन के आपको इस करंट अफेयर्स फंडा चैनल पर आपको मिलेंगे। बात की जाए फ्रेंड्स कंप्यूटर की, कि कंप्यूटर में कैसे अच्छे स्कोर लाया जाए, तो देखिए कंप्यूटर बहुत बेसिक लेवल का आएगा, बेसिक कंप्यूटर, ठीक है। मतलब आपसे कोर प्रोग्रामिंग का पोर्शन नहीं पूछने जा रहा है कि डेटाबेस में आपसे ट्रिगर्स या फिर आपसे बहुत सारी चीजें अंदर की पूछी जाए या फिर आपसे प्रोग्राम बनवाया जाए सी और सी प्लस प्लस का, ऐसा नहीं होने वाला है। बेसिक हार्डवेयर क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, डेटाबेस का इंट्रोडक्शन, और कम्युनिकेशन क्या होता है, कितने टाइप के कम्युनिकेशन होते हैं, ठीक है, ये आपको बताने हैं वहां पर। तो जो कम्युनिकेशन का पोर्शन है वो आपसे यहां पर पूछा जा सकता है, ठीक है। और साथ में नेटवर्किंग, लैन मैन वैन, ये सारी चीजें क्या होती हैं, इंटरनेट का कॉन्सेप्ट क्या है, हिस्ट्री, वर्किंग एनवायरनमेंट और एप्लीकेशन। सिक्योरिटी टूल्स में वायरस क्या होते हैं, हैकर्स क्या होते हैं, ठीक है, ट्रोजन हॉर्स क्या है, यहां से क्वेश्चन आते हैं। और बचा आपका पोर्शन ऑफिस का, यहां से क्वेश्चन ज्यादा बनने की संभावना है। लॉजिक गेट से क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं कि एडर क्या होता है, फुल एडर क्या होता है, कितने टाइप के गेट होते हैं, एंड गेट का क्या काम होता है, नैंड का क्या काम होता है, और गेट का क्या काम होता है। तो ये आपके गेट से क्वेश्चंस बन सकते हैं। नंबर सिस्टम जैसे कि हेक्साडेसिमल, बाइनरी नंबर सिस्टम, इनको कैसे कन्वर्ट किया जाए, और हिस्ट्री कंप्यूटर की। ये तो कंप्यूटर के मैंने 14 वीडियोस अभी तक 14 से 17 वीडियोस में डाल चुका हूं। आप सारे वीडियोस ध्यान से देख लीजिएगा, वहां से आपको कम से कम 15 क्वेश्चन, 12 से 15 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ठीक है। इतने ही क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आएंगे। तो मैं और भी वीडियोस डालने वाला हूं, लेकिन आप बेसिक्स प्रैक्टिस सेट जरूर लगाइए, ओके। अब फ्रेंड्स बात करते हैं जनरल अवेयरनेस की, जो हमारा बैंकिंग और इकोनॉमी का सेक्शन है। तो करंट अफेयर्स की बात की जाए तो करंट अफेयर्स पे आपको बहुत ज्यादा फोकस करना है, और इसमें आपकी न्यूज आएंगी इंटरनेशनल अफेयर्स से रिलेटेड, ठीक है। जैसे न्यूज इस तरीके से आती है इंटरनेशनल अफेयर्स में, एसबीआई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछता है, इनडायरेक्ट घुमा के क्वेश्चन पूछता है। वो ये पूछता है कि सपोज करिए अभी G20 की मीटिंग जो है ये इस कंट्री में हुई है, और ये G20 जो है ये इस नंबर का G20 हुआ था, तो इस G20 की बेसिकली थीम क्या थी। तो अगर आपको G20 के अंदर पूरी आर्टिकल्स पता है, आपने पूरा पढ़ा है, तभी तो आप उसकी थीम बता सकते हैं। क्लर्क की बात की जाए तो उसमें क्वेश्चन आता है G20 की समिट्स कहां हुई थी, लेकिन एसबीआई में जो इंटरनेशनल अफेयर्स आते हैं वो डिटेल्ड में आपको पढ़ने होंगे। केवल यही एक तरीका है कि आप द हिंदू के न्यूज़पेपर को फ्रंट पेज एफपी और बिजनेस पेज बीपी और लास्ट पेज एलपी, ये 3 पेज डिस्कस कीजिए और इसको रोज हैबिट डालिए पढ़ने की। इससे आपका इंग्लिश स्ट्रांग होगा, करंट अफेयर्स स्ट्रांग होगा, और साथ ही साथ हम भी आपके लिए वीकली अपडेट्स करंट अफेयर्स के लाएंगे, जिसमें क्वालिटी होगी और आपके लिए काफी डिटेल्ड वर्जन्स में होगा, ठीक है।
तो अगर आपका पेपर जो है मेंस का वो हमारा जून जुलाई में होगा, तो आपकी करंट अफेयर्स जो है वो हमारी जनवरी से लेकर जून जुलाई तक पूछी जाएगी। ठीक है, कम से कम आपको 4 से 5 महीने की पढ़नी ही पढ़नी है, मतलब कि फरवरी से मान लीजिए आप। ठीक है, अब हम बात करते हैं बैंकिंग अवेयरनेस की। बैंकिंग में क्या पूछा जाएगा? IFS, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, बैंकिंग का पूरा सिस्टम है क्या, उसमें कौन कौन सी टर्म्स आती हैं। जैसे मैंने यहां पर मेंशन किया है, मनी मार्केट क्या होता है, कैपिटल मार्केट, फॉरेक्स मार्केट, और इन्वेस्टमेंट क्या होता है, स्टॉक एक्सचेंज क्या होते हैं। ठीक है, और ये इस तरीके से आपसे पूछा जाएगा। हिस्ट्री भी आएगी बैंकिंग की, जैसे कि आरबीआई किस एक्ट के अंतर बनाया गया था, आरबीआई कब बना, बैंकिंग में जो छुट्टियां होती हैं, हॉलीडेज होती हैं, वो किस एक्ट के अंतर्गत आती हैं। तो ये बैंकिंग की हिस्ट्री से आपको पता चलेगा। प्री इंडिपेंडेंस और पोस्ट इंडिपेंडेंस और नेशनलाइजेशन, ये 3 चीजें आपको पढ़नी है कि आजादी से पहले बैंकिंग का क्या स्कोप था, आजादी के बाद क्या स्कोप हुआ, और नेशनलाइजेशन कौन कौन सी बैंकों का हुआ, क्यों हुआ, किसके टाइम पर हुआ, और बैंकिंग सिस्टम का स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है, इसके बाद में नाबार्ड बैंक क्या है, आईडीबीआई क्या है, एनबीएफसी क्या होती हैं, और एनएचबी, नेशनल हाउसिंग बैंक, सिडबी, एक्सिम बैंक्स, ये सारी बैंक्स, और प्राइवेट, पब्लिक सेक्टर और फॉरेन बैंक्स। अगर आप इतना कुछ पढ़ लेते हैं तो आप कोई भी क्वेश्चन बैंकिंग से रिलेटेड नहीं छोड़ के आएंगे। रेगुलेटरी बॉडीज आपको पढ़नी है, आरबीआई क्या है, सेबी क्या है, आईआरडीए क्या है, पीएफआरडीए क्या है, एफएसडीसी, एफएमसी, ये सारे की सारी बॉडीज क्या है, इनके क्या काम होते हैं, इनके हेड कौन है, इनके हेडक्वार्टर्स कहां पर है, ये सारी चीजें आपको यहां से पढ़नी है। नेक्स्ट बात की जाए फ्रेंड्स, मॉनिटरी क्रेडिट पॉलिसीज, जो रेपो, रिवर्स रेपो, बैंक रेट, ये सारी चीजें होती हैं, सीआरआर, एसएलआर, ये यहाँ पर आपको मॉनिटरी पॉलिसी में पढ़नी है। बात की जाए बजट, रेल बजट, और जो आपका यूनियन बजट और इकोनॉमिक सर्वे है, यहां से आपके क्वेश्चंस जरूर बनेंगे। तो बजट की वीडियोस मैंने पब्लिश की हैं, आप बजट देख सकते हैं। और अगर हम बात की जाए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की, जैसे कि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, और यूनाइटेड नेशंस की जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और यूनिसेफ, ठीक है, ये सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं, इनकी आपको इंफॉर्मेशन होनी जरूरी है। और इन्होंने लोन किस किस कंट्रीज को दिया है, जैसे कि आईएमएफ ने लोन किसको दिया है रिसेंटली, वहां से क्वेश्चन बन सकता है। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक में क्या अंतर है, इनके हेड कौन है, हेडक्वार्टर्स कहां कहां पर है, यहां से क्वेश्चन जरूर बनेंगे। अब हम बात करते हैं कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट। यहां पर कॉन्सेप्ट आपको पता करना है, कैपिटल मार्केट का क्या होता है, कॉल मनी, नोटिस मनी, ट्रेजरी बिल्स, टर्म मनी, ये सारे क्या होते हैं, यहां से क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। अगर क्वेश्चंस यहां से आते हैं तो इंटरव्यू में तो आपसे जरूर पूछे जाएंगे। तो आप थ्योरी पोर्शन को मजबूत करते चलिए, क्योंकि आपके क्वेश्चंस कहीं से भी बन सकते हैं, इसकी प्रेडिक्शन कोई भी दुनिया में नहीं कर सकता। लेकिन आपको टॉपिक बता सकता हूं, टॉपिक के अंतर पढ़ना आपको है, और क्वेश्चंस आपको पकड़ने हैं। जो चीज आपको इंपॉर्टेंट लग रही है, डेफिनेटली वो इंपॉर्टेंट चीज होती है। गवर्नमेंट की स्कीम से क्वेश्चन जरूर बनेंगे, जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इंपॉर्टेंट स्कीम है, जैसे भारत निर्माण, स्वावलंबन, स्वाभिमान और जनधन योजना जैसी इंपॉर्टेंट स्कीम है, और अटल पेंशन योजना, ये सारी स्कीम को आप कलेक्ट करिए और इसको पढ़ना स्टार्ट कीजिए। स्कीम्स के लिए मैं आपको बताऊं, योजना मैगजीन आती है, ये मैगजीन 15 से 20 रुपए की मिलती है, मंथली मैगजीन आती है। इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सारी पॉलिसीज एंड प्लान्स बताए जाते हैं, इसको आप नोट डाउन जरूर कर लें, योजना मैगजीन। ठीक है, एब्रीविएशंस कुछ इंपॉर्टेंट हैं, जैसे आपको वो पढ़ने हैं न्यूज़पेपर्स में जो आते हैं। और यहां से आपका जो क्लॉज टेस्ट और इंग्लिश के सेक्शंस हैं वो क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि यहां पर जो पैसेज आएगा आपका इंग्लिश में, वो इकोनॉमी बेस्ड होगा। अगर आप इंग्लिश में बिजनेस न्यूज़पेपर जरूर पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक की टर्म आपको मालूम है, तो आप वहां पर आसानी से पेपर को बना सकते हैं। कुछ अगर अदर कॉन्सेप्ट्स की बात की जाए तो बेसल आपसे पूछा जा सकता है, बेसल क्या होता है, माइक्रो फाइनेंस क्या है, बेस रेट क्या है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज क्या है, ठीक है, और फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है, वित्तीय समावेश, गार क्या होता है, ये सारी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो जितना मैंने सिलेबस दिया है इससे बाहर आपका नहीं आएगा।
नेक्स्ट फ्रेंड्स, मार्केटिंग के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं एसबीआई पीओ एग्जाम्स में, आएंगे ही। 2 से 5 क्वेश्चंस की संभावना है, तो आप इसको पढ़ लें। ठीक है, अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स कुछ इंपॉर्टेंट चीजों की, कि हमें बेसिकली कौन सी बुक पिक करनी है और हमें कैसे करके अपनी प्रिपरेशन को बताना है। तो कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये बुक अगर आपके पास नहीं है तो आप इनको ले लीजिएगा। पहले मैं आपको बताता हूं रीजनिंग के लिए। रीजनिंग के लिए 2 बुक मैं लिखूंगा। एक बुक का नाम है मॉडर्न अप्रोच टू वर्बल एंड नॉन वर्बल। ये बहुत फेमस बुक है। अगर आप इस बुक में जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ये आर.एस. अग्रवाल की बुक आती है, इस बुक से जितनी प्रैक्टिस कर लें उतना आपके लिए फायदेमंद है। सेकेंड एक फेमस बुक और है, उसका नाम है एनालिटिकल रीजनिंग। ठीक है, ये बुक आती है बीएससी पब्लिकेशन की बुक है, और इस बुक के राइटर है एम के पांडे। तो एम के पांडे जी की ये बुक अगर आपके पास है तो वेल एंड गुड है। आप प्रेफर करिए कि इस बुक में से दोनों बुक अगर आप ले सकते हैं, सेकेंड हैंड बुक आपको मिल जाती है, वो भी इशू नहीं है। ठीक है, तो ऑनलाइन पीडीएफ वर्जन अगर आप पढ़ सकते हैं तो गूगल पर सर्च करिए, और अगर आपको ऑनलाइन पीडीएफ वर्जन मिल जाता है किसी बुक का तो वेल एंड गुड। सेकेंड, अब हम बात करते हैं यहां पर फ्रेंड्स कि क्वांट के लिए कौन सी बुक ली जाए। ठीक है, क्वांट में तो आपका केवल प्रीलिम्स की बात की जाए फ्रेंड्स, तो प्रीलिम्स में आप, मैंने अभी तक टोटल 15 टॉपिक के वीडियोस मैथ में डाल दिए हैं। 15 टॉपिक वीडियोस। ठीक है, जिसमें आपके सारे के सारे कोर टॉपिक डिस्कस हो चुके हैं जो आपके एसबीआई क्लर्क में आएंगे और एसबीआई पीओ में आएंगे प्रीलिम्स में, तो आप उनको तो वहां से पढ़ लीजिएगा। सेकेंड चीज मैं आपको बताऊं, एक बुक आती है क्विकर मैथ्स। ठीक है, क्विकर मैथ्स, ये बुक है एम टायरा की। इजी बुक है काफी, आसानी से आप इस बुक से क्वेश्चन सोल्यूशन बना सकते हैं। और आपको अगर और ज्यादा सोल्यूशंस बनाने हैं तो आर.एस. अग्रवाल की क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो बुक आती है उसके क्वेश्चंस फॉलो कर लीजिए, लेकिन उसके सॉल्यूशंस मत देखिए, क्योंकि सॉल्यूशंस जो है वो ओल्ड ट्रेडिशन है, मतलब पुराने सॉल्यूशंस हैं। तो आर.एस. अग्रवाल के आप क्वेश्चंस जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, और एम टायरा की बुक ले लीजिए अगर आपको लेनी है, वरना मैंने जो 15 टॉपिक वीडियोस बनाए हैं, आप इन वीडियोस को देखकर भी आपका भला हो जाएगा, आप अच्छे नंबर जरूर से जरूर ले आएंगे। ठीक है, साथ में मैं आपको बताना चाहूंगा मेंस के लिए आपको क्या करना है, क्योंकि मेन काम तो मेंस में होगा। मेंस में केवल डीआई, डीआई और डीआई, सिर्फ डीआई के अलावा कुछ नहीं आएगा। तो डीआई जब आपको बनानी है तो आप हाई लेवल डीआई आएगी आपकी, लो लेवल डीआई जो है वो नहीं आएगी, हाई लेवल डीआई आएगी। और उसके लिए बुक है, आप नोट कर लीजिएगा, क्वांटम कैट। ये सुपर बुक है। अगर आप इस बुक को बना सकते हैं, लेकिन आप इस बुक को कब बना पाएंगे, जब आपके बेसिक्स क्लियर है। तो बेसिक्स क्लियर करने के लिए आप किसी भी बुक को उठाकर बार चार्ट, पाई चार्ट, ये सब पढ़ लें। कैलकुलेशन स्पीड आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, तभी आप क्वांटम कैट को बनाएं। क्वांटम कैट जो बुक है ये सर्वेश कुमार वर्मा की बुक आप लीजिएगा। सर्वेश कुमार वर्मा की ही बुक जो आती है उसको ही परचेस करिएगा, और उसमें जो डीआई दी है आप उसको बना लीजिएगा। साथ में उसमें जो मैथ के टॉपिक ये सारे दिए हुए होंगे, जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के प्रीलिम सेक्शन में टॉपिक पूछे जाएंगे, ये भी इस सर्वेश कुमार की बुक में दिए होंगे। ठीक है, और बाकी डीआई के कुछ सेट्स मैं अपने फेसबुक पेज पर पब्लिश करूंगा, जिनको आप बना लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट फ्रेंड्स, इंग्लिश की बात की जाए, इंग्लिश आपको हमेशा परेशान करता है, तो इंग्लिश का केवल एक ही रामबाण इलाज है, द हिंदू ऑनलाइन न्यूज़पेपर रीडिंग ओनली। द हिंदू ऑनलाइन न्यूज़पेपर रीडिंग, ऑनलाइन द हिंदू को परचेस कर लीजिएगा। 240 रुपए का मिलेगा आपको पर मंथ के हिसाब से,
ऑफलाइन मत लीजिए क्योंकि उसमें रद्दी इकट्ठी होगी, आपका कोई फायदा नहीं होगा। ऑनलाइन में आप स्क्रीन के सामने जब आप पढ़ेंगे तो आपकी रीडिंग स्किल्स बहुत मजबूत होगी। सेकेंड चीज, बुक के लिए अगर मैं बात की जाए तो एसपी बक्सी की एक बुक आती है जिसका नाम है ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश। इस बुक को परचेस कर लीजिए, इसमें ग्रामर बहुत अच्छे से दिया है। एक फ्रेंड्स बुक आती है इंग्लिश ग्रामर के लिए, मिरर ऑफ कॉमन एरर। ठीक है, मिरर ऑफ कॉमन एरर जो बुक आती है ये अशोक कुमार सिंह जी की बुक आती है, अशोक कुमार सिंह जी की। तो इस बुक को अगर आप ले लेते हैं तो आपकी कॉमन एरर्स की प्रॉब्लम सारी सॉल्व हो जाएंगी। हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो आपका कंप्रहेंशन वाला पोर्शन स्ट्रांग हो जाएगा। देखिए, अखबार पढ़ने के बहुत फायदे हैं। करंट अफेयर्स आपका बनेगा, इंग्लिश सेक्शन आपका इंप्रूव होगा, सोशल अवेयरनेस आपकी इंप्रूव होगी, और साथ में आप इंटरव्यू के लिए बहुत पक्के हो जाएंगे। तो अभी अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो न्यूज़पेपर जरूर पढ़िए। ठीक है, अब हम बात करते हैं जनरल अवेयरनेस और बैंकिंग के लिए क्या करना है। देखिए, जीए और बैंकिंग आपका इंप्रूव कब होगा, जब आप देखिए न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आपका जीए भी इंप्रूव होगा, बैंकिंग की न्यूज भी, टर्म्स भी। एसबीआई के एग्जाम से वो रियल लाइफ कनेक्टेड होते हैं, मतलब कि जो न्यू ट्रेडिशन चल रहा है, बुक से क्वेश्चंस पूछने की संभावनाएं बहुत कम रहती हैं। जो स्टैटिक पोर्शन है, जैसे बैंकिंग की टर्म्स हैं, बैंकिंग के कॉन्सेप्ट हैं, वो तो बुक से पूछे जाएंगे। लेकिन जो न्यूली टर्म्स आई हुई होती हैं, जैसे बेसल ने कोई नॉर्म्स में चेंजेस कर दिया तो एसबीआई वहां से क्वेश्चन पिक कर लेता है। तो जीआई की बात की जाए, जीए की बात की जाए तो मैं ये आता है मनी बैंकिंग एंड फिनेंस के नाम से एक बुक आती है, मनी बैंकिंग एंड फिनेंस। तो ये जो आपकी बुक आती है ये बीएससी पब्लिकेशन की होती है, आप इसको परचेस कर लीजिए। ठीक है, बीएससी पब्लिकेशन को। दूसरी चीज, एक फ्रेंड्स बुक आती है हैंडबुक ऑफ बैंकिंग इंफॉर्मेशन, इसको भी मैं आपको बता दूंगा। ये आप इंटरव्यू में भी आपकी बहुत हेल्प करेगी, हैंडबुक ऑफ बैंकिंग इंफॉर्मेशन। इसके राइटर लिख लीजिएगा, एस तूर इनका नाम है, और इनकी बहुत फेमस बुक है, यहां से आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। नेक्स्ट अगर बात की जाए कंप्यूटर के सेक्शन में आपको क्या करना है, तो मैंने तो आपको बताया कंप्यूटर में मैंने 17 वीडियो डाल चुका हूं। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं, इनको आप ध्यान से पढ़िए और नोट कर लीजिएगा, तो आपके थ्योरी पोर्शन जो है वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। साथ ही साथ एक ल्यूसेंट पब्लिकेशन की एमसीक्यू बुक आती है कंप्यूटर के लिए, ये फ्रेंड्स रामबाण है, रामबाण। मतलब कि इस बुक में एमसीक्यू बहुत दिए हैं, पहले थ्योरी थोड़ा पोर्शन दिया है, फिर एमसीक्यू दिए हैं, और आप इसको अटेम्प्ट करके बहुत कुछ सीख सकते हैं। अब बात की जाए फ्रेंड्स मार्केटिंग की, कि मार्केटिंग में बेसिकली कैसे अच्छे नंबर लाए जाएं। देखिए, एक एक नंबर से लोग रह जाते हैं, 0.5 से रह जाते हैं। तो आप ये मत सोचिए मार्केटिंग 2 से 5 नंबर की आएगी या फिर 5 से 10 नंबर की आएगी तो हम इसको छोड़ देंगे या तुक्के मार देंगे, नहीं। ऑब्जेक्टिव मार्केटिंग एप्टीट्यूड के नाम से बुक आती है, ऑब्जेक्टिव मार्केटिंग एप्टीट्यूड, ये बुक आती है अरिहंत पब्लिकेशन की, इसको ले लें आप। अगर आप इसको नहीं ले सकते हैं तो एक बुक और आपको मिल सकती है यहां पर, मार्केटिंग एप्टीट्यूड एंड नॉलेज के नाम से। ठीक है, ये किरण पब्लिकेशन की बुक है, इसको आप जरूर से जरूर परचेस कर लें, जिससे आपके मार्केटिंग में क्वेश्चंस अच्छे हो जाएंगे। ठीक है, तो ये तो रहा हमारा पूरा सिस्टम कि हमें किस तरीके से क्या कंटेंट की जरूरत पड़ने वाली है। देखिए, एग्जाम बड़ा है तो तैयारी भी बड़ी होनी चाहिए, और बार बार फॉर्म आते रहेंगे, पेपर भरते रहेंगे। तो आप ऐसा करिए कि एक पेपर की ढंग से तैयारी कीजिए जिससे आपके पेपर्स क्वालिफाई भी हो जाएं। ठीक है, क्योंकि ये मेला है, हर 6 महीने में आता रहता है, कुंभ का मेला नहीं है कि 12 साल बाद आएगा। तो आप हर 6 महीने में ऐसी तैयारी कर लीजिए कि जल्दी से जल्दी सिलेक्शन हो जाए आपका। ओके, सो फ्रेंड्स, ये सारा करने के बाद मैं आपको एक मास्टर चीज के बारे में बताने जा रहा हूं,
जिसके बगैर आपकी सक्सेस जो है वो अधूरी है। प्रैक्टिस बुक। अगर आप के पास सिस्टम अभी अवेलेबल नहीं है और आप चाहते हैं कि हम लास्ट के 1 मंथ में ऑनलाइन टेस्ट देके अपनी प्रैक्टिस अच्छी कर लेंगे और ऑफलाइन में आप टाइमर लगाकर आप सॉल्व करना चाहते हैं क्वेश्चंस के लिए, तो मैं आपको रामबाण बुक का नाम बताने जा रहा हूं। बीएससी पब्लिकेशन की बुक आप लीजिए, किसी और पब्लिकेशन को मत लीजिए प्लीज, क्योंकि बीएससी पब्लिकेशन में एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी दी हुई है और एरर फ्री बुक है मोस्ट ऑफ। तो बीएससी पब्लिकेशन के बुक को आप लीजिए और इसकी प्रैक्टिस सेट आती है एसबीआई पीओ प्रैक्टिस। इसको लेकर आप मेंस के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए और प्रीलिम्स की आपकी ऑटोमेटिक प्रैक्टिस हो जाएगी। प्रीलिम्स में आपको केवल मैथ के टॉपिक पढ़ने होंगे, ठीक है, और लेकिन मेंस में अगर आपने रीजनिंग अच्छा कर लिया, ठीक है, और आपने अगर कंप्यूटर आएगा नहीं, आपने इंग्लिश और रीजनिंग मेंस के बनाइए और प्रीलिम्स के लिए मैथ वगैरह पढ़ते रहिए, ठीक है, तो आपके प्रीलिम्स तो हर हालत में क्वालिफाई हो ही जाएगा, ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस जरूर नहीं है। अब बात करते हैं ऑनलाइन टेस्ट की कि सर ऑनलाइन टेस्ट कौन सा लिया जाए। तो मैं आपको केवल वन एंड ओनली वन बताना चाहूंगा, टाइम फॉर एजुकेशन। टाइम फॉर एजुकेशन ये कैट की कोचिंग है। अभी रिसेंटली इसने आईबीपीएस पीओ और बैंक पीओ में भी अपनी टेस्ट सीरीज इशू की थी। तो जो टेस्ट सीरीज में डीआई है वो हमारी कैट लेवल की डीआई है और इसकी टेस्ट सीरीज मिलेगी आपको 1200 रुपए तक, 1000 से लेकर 1200 रुपए तक। इसमें 5 टेस्ट आपके सेंटर पर जाकर देने होंगे आपको, जो भी आपके नियरेस्ट सेंटर होगा, और बचे हुए ऑनलाइन टेस्ट आप घर पर दे सकते हैं 20 के आसपास। तो टेस्ट सफिशियंट होंगे, उनके एनालिसिस सफिशियंट होते हैं, ठीक है, तो इस टेस्ट सीरीज को आप ले सकते हैं। लेकिन मैं कहूंगा जो लोग महिंद्रा फॉलो कर रहे हैं वो प्लीज महिंद्रा तो बिल्कुल फॉलो ना करें, क्योंकि इसके सॉल्यूशंस बहुत एम्बिगुअस होते हैं और महिंद्रा में रेलवे के हर चीज के एसएससी के सबके लाइन से आते हैं, तो वहां पर कंफ्यूजन हो जाती है। जो आप पेपर ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज ही लीजिए, ठीक है। सेकंड में आपको रिकमेंड करूंगा कि कैरियर पावर की अगर आप ले सकते हैं तो कैरियर पावर की भी टेस्ट सीरीज आप ले सकते हैं, ठीक है। कैरियर पावर की टेस्ट सीरीज भी ठीक ठाक है, लेकिन प्रेफरली आप पहले टाइम फॉर एजुकेशन को कॉल करिए, गूगल पर इसका नंबर निकालिए और इनसे बात करिए कि हमें आपकी टेस्ट सीरीज चाहिए, ये आपको बैंक पीओ एसबीआई पीओ की टेस्ट सीरीज जरूर देंगे। तो फ्रेंड्स ये था मेरा बेस्ट लेवल की तैयारी के लिए आपके लिए सजेशन। फॉलो करना या ना करना आपके हाथ में है। सारे कंटेंट्स आपके माइंड में आ चुके हैं, सबको नोट डाउन कर लीजिए और आज की डेट से प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर दीजिए। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट, डू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू।